हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। बहुत ही बच्चों की रिक्वायर आ रही थी कि मैडम आपने फ़र्स्ट पेपर तो डाल दिया है बीए फर्स्ट ईयर का, सेकंड पेपर नहीं अभी तक आपने अपलोड किया है। तो आज हम सेकंड पेपर लेकर आए हैं आपके लिए। बीए फर्स्ट ईयर की जो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हैं उनके लिए आज हिंदी का जो है सेकंड पेपर काव्यांग एवं हिंदी कविता इसका टॉपिक है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। लास्ट ईयर का आपका पेपर आया था, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये पेपर आया था बीए फर्स्ट ईयर में। देख लीजिए, मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 थे। 100 मार्क्स में का पेपर था। 50 इसमें क्वेश्चंस थे, जो कि आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चंस बना था। तो इस प्रकार से आपके 100 में से क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हो सकता है इस बार इसमें से क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएं। रिपीट भी नहीं होंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे हर एक यूनिट में से। आपको मालूम है कि आपके 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में अलग अलग टॉपिक हैं। तुलसीदास भी हैं, कबीरदास जी भी हैं, रहीम भी हैं, भूषण भी हैं। तो सभी कवियों के बारे में इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं सेकंड पेपर में। दूसरा, फर्स्ट यूनिट में आपके जो है रस हैं, अलंकार हैं और आपकी शब्द शक्तियाँ हैं। इस तरह के आपके 4 टॉपिक बने हैं। ठीक है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं हर एक यूनिट में से। चाहे उन्होंने एक ही क्वेश्चंस लिया है, लेकिन हर एक यूनिट में से क्वेश्चंस आपके बने हैं। इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चंस की पूरे पेपर में लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं आपका पेपर। जो लास्ट ईयर का पेपर था, पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध, हर एक स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो कर दीजिए। क्योंकि श्रीदेव सुमन से आप जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर भी करेंगे, उसके बाद थर्ड ईयर भी करेंगे, आपको हिंदी मिरर के थ्रू आपको हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। तीनों साल की आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और हर एक नोटिफिकेशन, हर एक न्यूज़ के लिए श्रीदेव सुमन की लिए आप हिंदी मिरर से जुड़ जाइए। और जो आपका ये लाल बटन है सब्सक्राइब का, इसको कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए कि पेपर का जो एक्सप्लेनेशन था वो आपको पसंद आया है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। सुर सुर तुलसी शशि में कौन सा अलंकार है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूनिट वाइज आप देखते जाइए क्वेश्चन कौन सी यूनिट में से बन रहा है। तो आपका ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये फर्स्ट यूनिट में से बन रहा है। मैंने भी आपको समझाया था, पूरी यूनिट्स मैंने आपको समझा दी हैं कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो अलंकार, आपकी शब्द शक्ति, रस, छंद इनसे संबंधित है। अगर आपके पास सिलेबस है आप मैच कर लीजिए। दूसरी यूनिट में फिर आपके कबीर हैं, सूरदास जी हैं, फिर तुलसीदास जी हैं, उसके बाद भूषण हैं, आपके रहीमदास जी हैं। तो ये सारे कवि आपकी यूनिट्स में डिवाइड हैं। साथ में पृथ्वीराज रासो की भी है। ठीक है, सही सही से आपके क्वेश्चन इसमें पेपर में बने हैं। तो देख लीजिए पहले प्रश्न का आपका आंसर क्या जाएगा। पहले आंसर का आपका आंसर जाएगा यमक। ठीक है, सुर सुर तुलसी शशि में अलंकार यमक है। फिर चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर, जल्दी देखते हैं। जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अभिप्रेत अर्थ ग्रहण न कर श्रोता अन्य ही कल्पित या चमत्कारपूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे, उसे कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपको कोई बात कही जाए और आप उसका अर्थ कोई और ही लगा लें या फिर आप अपने ही ढंग से उसको कल्पित कर लें या कल्पना बना लें, तो वहाँ पर आप कौन सा अलंकार मानेंगे? तो वहाँ पर होगा वक्रोक्ति अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच कोई भेद ही ना रहे, सब भेद समाप्त हो जाए और उनको एक कर दिया जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। परिभाषाएं अच्छे से याद कीजिए। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? आपने पढ़े होंगे रस और उनके स्थायी भाव भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो जो है शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ध्यान से सुनिएगा सारे आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? बताना है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। शोक है, रति है, निर्वेद है, जुगुप्सा है। तो पांचवे का आपका आंसर आपने सोचा होगा। तो इसका अगर आपने सोचा है आंसर शोक, तो बिल्कुल सही है। बच्चों अपना आप से आंसर लगाइए। ठीक है, सीधा सीधा आंसर नहीं बताएंगे, ऑप्शन बताएंगे और आंसर को सोचिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक ही है। आज जो है 26 तारीख हो चुकी है, तो आपका पेपर के 3-4 दिन बाकी हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और आपको ये पेपर पसंद आए और इस तरह के MCQ मिक्स
यानी कि यूनिट वाइज आपको अगर मिक्स क्वेश्चन चाहिए हर एक यूनिट के, तो मैं लेकर आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि मैडम हमें जो है मिक्स क्वेश्चंस की सेकंड पेपर की, फर्स्ट पेपर की तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करा दी गई है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, 17 वीडियोज़ हैं आपकी BA फर्स्ट ईयर की, तो वहाँ जो फर्स्ट पेपर है बहुत अच्छे से तैयार करा दिया गया है। सेकंड पेपर में मुझे भी लगता है कहीं ना कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी रह रही है तैयारी में, लेकिन अगर आप कहेंगे तभी आगे वीडियो बढ़ेंगी। तो आप पेपर तो मैं लेकर आई गई हूँ, इसको तो आप देखते रहिए। चलिए अगला प्रश्न, 4 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं कहलाता है सोठा, हरिगीति का, कुंडलिया, शिखंडी। तो बताना है कौन सा है। तो 6 का आंसर आपका जाएगा बी, हरिगीति का। जरूर याद रखिए मात्राएं, विराम मात्राएं कौन सी हैं। दोहा छंद, ये सारे छंद याद कीजिए जो भी आपके सिलेबस में, सारे छंद तो आपके सिलेबस में नहीं है ना, जो छंद आपके सिलेबस में सिर्फ उन्हीं को आप याद कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी तक देख लीजिए आपकी 7 क्वेश्चन आ चुका है, अभी तक आपकी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है। लक्ष्यार्थ, प्रस्तुतार्थ, अभिधेयार्थ या फिर वाच्यार्थ, बताइए। अभिधा शब्द शक्ति प्राप्त होने वाला अर्थ नहीं है, तो इसमें जो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनसे उसका अर्थ पता चलता है, लेकिन एक से नहीं पता चलता, तो लक्ष्यार्थ से नहीं पता चलता है, बाकी सबसे चलता है। अगला प्रश्न है, चिरंजीव जोरी जुरे क्यों ना सन्हे गंभीर को घटी, ये वर्षभा नुजा वे हलदर के वीर। बहुत ही अच्छा छंद है आपकी, ये पंक्ति बहुत अच्छी है। ये पंक्ति हर बार आपके जो है आती है, इस पंक्ति को जरूर याद करें। पंक्तियों में निहित शब्द शक्ति है बतानी है, इसमें अलंकार वगैरह सब आपसे पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं शब्द शक्ति के बारे में ही पूछा जाए। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, अपादान लक्षणा या फिर अभिधा या फिर रूढ़ा लक्षणा या फिर शाब्दी व्यंजना। तो आंसर अगर आप लगा रहे हैं क्या, अगर आप आंसर लगाएंगे इसका 8 का डी, तो आप बिल्कुल सही जाएंगे, शाब्दी व्यंजना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कृति के सर्गों को समय का नाम दिया गया है। अब हम आ चुके हैं आपकी सेकेंड यूनिट पर, जो कि पृथ्वीराज रासो से लिया गया है प्रश्न, है ना। पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, वीरपाल रासो, विजयपाल रासो। तो आपके सिलेबस में कौन सा रासो है, आपके रासो में पृथ्वीराज रासो है, तो वहीं से तो प्रश्न बनेंगे ना, थोड़ा दिमाग भी लगाइए। अब देखिए यहाँ पर कितने रासों के नाम आ गए, लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा रासो है, पृथ्वीराज रासो, तो आँख बंद करके लगाइए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ है, फिर से फर्स्ट यूनिट में से प्रश्न बन चुका है, उल्टा, वर्णसाम्य, संभावना, संकल्पना। तो आंसर क्या हो जाएगा 10वीं का आपका बी, वर्णसाम्य। अभी आपको पता ही है कि अनुप्रास की क्या परिभाषा होती है, क्या परिभाषा होती है पता है ना आपको, जहाँ पर वर्णों की आवर्ती तो वर्णसाम्य होगा ना। तो परिभाषा याद है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है, थोड़ा सा आंसर को ढूंढने के लिए दिमाग का भी यूज करना पड़ता है, 6 सेंस जिसको आप बोल सकते हो। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय होगा, विस्मय होगा, निर्वेद होगा, जुगुप्सा होगा। तो 11 का आंसर भय से ही पता चल रहा है कि भय होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री अतिशोक्ति अलंकार का उदाहरण है, अतिशोक्ति का अलंकार का उदाहरण बताना है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, इनको आराम से पढ़िए, पोस्ट करिए वीडियो को और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए। कौन कौन सा हो सकता है, कनक कनक तो नहीं हो सकता, यहाँ पर तो सीधा सीधा यमक अलंकार होता है। और आप ये बता दीजिए कौन सा। आप देखिए, हनुमान की पूँछ में लगन ना पाई आग, लंका शीघ्र जरी गए निशाचर भाग। तो पूँछ में आग भी नहीं लगी और लंका क्या हो गई, जल गई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो बहुत ही ज़्यादा अतिशोक्ति कर दी गई है, तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार बनता है। अगला प्रश्न है 13, चलते हैं। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, व्यंग्यार्थ या व्यंजक अर्थ, वाच्यार्थ, संकेतार्थ या प्रस्तुतार्थ या अभेदार्थ या फिर लक्ष्यार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर आपका जाएगा वाच्यार्थ, संकेतार्थ, प्रस्तुतार्थ या अभेदार्थ। अभिधा शक्ति से अर्थ कहलाएगा। दोस्तों प्रश्न अगर इनसे अलग भी आते हैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, शक्तियाँ यही रहेंगी, पृथ्वीराज रासो यही रहेगा, अलंकार यही रहेंगे और आपके छंद वही रहेंगे, तो प्रश्न यहीं से बनेंगे। थोड़ा दिमाग का आपको इस्तेमाल करना है इन प्रश्नों को बनाने में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अब देखिए सूरदास जी आपके सिलेबस में हैं, लेकिन बना प्रश्न क्या है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगर आपको पता है कि सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं तो आप सही आंसर लगाओगे, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं है,
तो हमें सभी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा नहीं है और कौन 3 हैं। तो रहीमदास जी नहीं है, ठीक है, बाकी 3 जो हैं वो अष्टछाप के कवि हैं। अब प्रश्न बनता है रहीमदास जी कौन से युग के कवि हैं या कौन से काल के कवि हैं या किससे कवि हैं, भक्ति काल के हैं, रीतिकाल के हैं, आदिकाल के हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए रहीमदास जी कौन से युग के कवि हैं, कौन से काल के कवि हैं, ठीक है। अब बनता है प्रश्न आपका लक्षणा शब्द शक्ति से रस प्राप्त अर्थ कहलाता है। यहाँ पर फिर से आपके जो अब यहाँ पर मिक्स प्रश्न शुरू हो चुके हैं। यूनिट 2, 3, 4 भी आ रही हैं, अभी 4 तो नहीं आई है, 2 आ रही है और 3 आ रही है और फर्स्ट यूनिट तो साथ में चल ही रही है। फर्स्ट यूनिट से बहुत ज़्यादा प्रश्न बने थे लास्ट ईयर के आपके पेपर में। लक्षणा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर आपका हो जाएगा सी लक्ष्यार्थ। लक्षणा से तो बनेगा ना, देखिए लक्षणा लक्ष्यार्थ, ठीक से आंसर को सोच लीजिए। अगला प्रश्न है बिहारी लाल भारत के थॉमसन है, यह किसने कहा? डॉक्टर गिरियसन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। तो बिहारी लाल को भारत का थॉमसन डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। 16 का आंसर है आपका। लेकिन जो बिहारी लाल हैं वो कौन से युग से हैं? वो रीतिकाल से हैं, ठीक है, रीतिकाल से। और आपको बता दें जो मध्यकाल है वो 2 भागों में बटा है, भक्तिकाल और रीतिकाल। जो रामचंद्र शुक्ल जी ने हैं उन्हें भक्तिकाल को जो है पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उन्होंने उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ क्लियर किए हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नागमती का विरह वर्णन किस महाकाव्य से है? फिर देखिए अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसके पात्रों के बारे में भी पढ़ा है तो आपको पता ही है कि पृथ्वीराज रासों में नागमती जो है विरह वर्णन है इनका। तो ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन रामचरितमानस तुलसीदास जी का है। पद्मावत का जायसी भी है आपके सिलेबस में, अखरावट में आपके जायसी भी हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भक्ति काल का समय है क्या है? 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 2050। तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो एलिमिनेट कर ही दीजिए, है ना, क्योंकि अभी तो आया ही नहीं है ना। तो भक्ति काल का क्या समय रहा? 1375 से 1700। अगले प्रश्न में चलते हैं। कबीर के शिष्य हैं। दोस्तों अगर आपने जीवनी भी पढ़ ली ना, सबकी जो आपके सिलेबस में सारे कवि हैं उनकी अगर आपने जीवनी भी पढ़ ली है और लेखक हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा सा कर ले जाओगे अपने पेपर, क्योंकि जीवनी में भी बहुत कुछ होता है। अगर आपको जीवनी पढ़नी है तो आपके जो मैंने वी फस्टर का चैनल पे प्लेलिस्ट है उसमें कबीर दास जी की भी जीवनी है, सूरदास जी की भी जीवनी है, तुलसीदास जी की भी जीवनी है। तीनों जीवनियों को पढ़िए, वहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमीर खुसरो के बारे में भी जीवनी है और इनका जो आपके सिलेबस में है, जो यूनिट आपके सिलेबस में, वहाँ से भी उसकी तैयारी कीजिए, वो भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। चलिए देखते हैं। अमीर खुसरो की पहेली। आगे आगे बहिन आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़ मैया। सीधा सीधा पता चल रहा है इसका भुट्टा या मकई आंसर होगा, ना तो चक्की, ना कुम्हार का चाक या बया पंछी का घोंसला नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उनका जो अमीर खुसरो का जिहाले मिस्की है वो है ना, उसको एक्सप्लेन किया गया है जिहाले मिस्की को, उसको पढ़िए चैनल पर जाकर, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ है? सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में या फिर कलयुग में? तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा सी द्वापर युग में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रीतिकाल का दूसरा नामकरण श्रृंगार काल किस आचार्य ने दिया? अभी देखिए रीतिकाल के बारे में मैंने आपको रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है, क्या कहा है, वो सब समझाया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है श्रृंगार काल, तो श्रृंगार काल दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है रीतिकाल को? उत्तर मध्यकाल, ठीक है। रीतिकाल नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। कयामास वध के प्रयुक्त भाषा है। कयामास वध जो है आपका जो आपके सिलेबस में पृथ्वीराज रासो है वहाँ से है, लेकिन उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा है राजस्थानी डिंगल। जितने भी रासों हैं मोस्टली सभी की भाषा डिंगल शैली में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मृगावती के रचनाकार हैं। मृगावती के आलम, बोधा, मंझन या फिर कुतुबन बताना है इसमें। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी कुतुबन है। अगला प्रश्न देख लीजिए। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? आदिकाल को सभी विद्वानों ने, साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो सभी के नाम आप याद कर लीजिए। आदिकाल को क्या नाम दिए गए हैं, रीतिकाल को किसने क्या नाम दिया है,
भक्ति काल को तो नाम नहीं दिया, लेकिन भक्ति काल में जो सूरदास जी हैं उनके बारे में किसने क्या कहा है, और तुलसीदास जी हैं उनके बारे में किसने क्या कहा है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने बहुत बढ़िया कथन कहे हैं तुलसीदास जी के बारे में, उनको पढ़िए। डॉक्टर स्मिथ ने भी कहा है तुलसीदास जी के बारे में, तो ठीक है उनको पढ़िए आप। अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो तैयार करके आपको दी जाएगी और बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको सिलेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आदिकाल को श्री सामंत कहा है, राहुल साकरत्यान ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाषा पर जैसा अधिकार गोस्वामी तुलसीदास जी का था वैसा और किसी हिंदी कवि का नहीं, उक्ति किसकी है। अब देखिए मैंने भी आपको समझाया था ना कि कथन के बारे में ज़रूर पढ़िए। तुलसीदास जी का प्रश्न बन चुका है यहाँ पर, लेकिन प्रश्न जो है कथन दूसरा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा कहा। अगला प्रश्न है, अपने इतिहास ग्रंथ में किस इतिहास लेखक ने 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो जिसने भी 5000 कवियों का विवरण दिया है वह है मिश्र बंधु। अब इनके जो इनका ग्रंथ है इतिहास ग्रंथ, उसका नाम क्या है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या है इनके इतिहास ग्रंथ का नाम। और अगर आप सभी के बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, रामचंद्र शुक्ल जी के, गणपति चंद्रगुप्त के, हो सकता है इस बार आपसे यहीं से प्रश्न बन जाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं बिहारी, कबीर, रत्न कवि, भूषण। तो बिहारी तो सीधे सीधे ज्ञानाश्री के नहीं हो सकते, आपको पता ही है रीतिकाल के कवि हैं। भूषण भी रीतिकाल के कवि हैं, तो एलिमिनेट, तो 2 तो हो ही गए। बचे कबीर और रतन कवि। अब रतन कवि किसके हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। कबीर हैं आपके भक्ति काल के। भक्ति काल का आपको पता ही है कि 2 शाखाओं में बटी है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ठीक है। तो प्रेमाश्रयी के तो कबीरदास जी हो नहीं सकते, तो ज्ञानाश्रयी के ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पद्मावत किसकी रचना है, ठीक है, ये आपको पता ही है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, आपके सिलेबस में है। सीधे सीधे आंसर आपको पता होना चाहिए इसका। अगर सिलेबस अच्छे से पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि इधर उधर से प्रश्न उठा लिए और तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। देखिए आपके सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आ रहा है, सारे प्रश्न आपके सिलेबस में से ही बन रहे हैं। पृथ्वीराज रासो किस भाषा शैली में लिखा गया। बिल्कुल मैंने भी आपको समझाया था, कयामास वध आया था इसमें। तो कयामास वध में मैंने कौन सी भाषा बताई थी आपको, डिंगल, है ना। तो पृथ्वीराज रासो की भी तो वही होगी ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। देखिए अभी मैंने कहा था ना कथन से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो कबीर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कबीर को वाणी का जो डिक्टेटर कहा है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। एक प्रश्न और बनता है आपके सिलेबस में कि कबीर की जो भाषा है उसको सदुकड़ी भाषा किसने कहा है। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, नोट डाउन कर लीजिए। जो पंचमेल खिचड़ी है वो श्याम सुंदर दास जी ने कहा है, और जो सदुकड़ी भाषा है इनकी वो कही है रामचंद्र शुक्ल जी। तो हो सकता है ये वाले 2 प्रश्न बन जाएं आपके एग्जाम में इस बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास ने दीक्षा ली थी किसे, गोविंदाचार्य से, वल्लभाचार्य से, रामानुचार्य से, विठल नाथ से। तो किसे ली थी उन्होंने, वल्लभाचार्य से। मैंने कहा जीवनी पढ़िए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इनके गुरु कौन थे। तो जीवनी जरूर पढ़िए। कबीरदास जी की है, तुलसीदास जी की, जायसी की है, और अमीर खुसरो के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताया गया है। तो उनको देखिए, आपके प्रश्न काफ़ी हद तक निकल आएंगे। अगला प्रश्न है, सूरदास नहीं थे कवि, बताया आपको, कवि तो थे ही, भक्त भी थे। अब बचे हैं 2। उपन्यास उन्होंने नहीं लिखे, जब वो कवि थे तो नहीं लिखे हैं। वैसे कवि जो है उपन्यास भी लिखते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिखे हैं। दार्शनिक भी थे। तो प्रश्न का 33 का क्या आ जाएगा, बी, उपन्यास लेखक नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आप, सूरदास जी से प्रश्न काफ़ी बन रहे हैं ना, कबीरदास जी से, सूरदास जी से। अभी तक भूषण जी से भी नहीं बना है, रहीमदास जी से भी बन चुका है, और पृथ्वीराज रासो से बन रहे हैं आपके, लेकिन भूषण से अभी तक प्रश्न नहीं बना है आपका। चलिए आगे देखते हैं। सुर साहित्य के अधिकारी विद्वान नहीं हैं। सुर साहित्य के अधिकारी यानी कि जो उन्होंने इनको इसके बारे में नहीं लिखा। अब जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत आपके सिलेबस में है, पता है आपको। डॉक्टर हरबंस लाय का नहीं है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी है, डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल का भी है, लेकिन हरबंस लाल वर्मा का कोई भी सुर साहित्य संबंधित नहीं है, है ना।
तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोपियाँ उद्धव की निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात मानने के लिए तैयार है। यदि उद्धव अपने ब्रह्म को, यानी कि जो ब्रह्म हैं उनको बांसुरी बजाते दिखा दे, गाय को चराते दिखा दे, गज का ग्राह से उद्धार करते दिखा दे, या फिर सिर पर मोर मुकुट और पीताम्बरधारी कृष्ण के रूप में दिखा दे। अब उन्होंने कहा कि आप कृष्ण को याद करना छोड़ दीजिए, गोपियों को उद्धव ने, और जो है आप निर्गुण ब्रह्म जो है उनकी उपासना कीजिए, है ना। लेकिन उन्होंने कहा गोपियों ने कि तुम हमें अपना आपका जो ब्रह्म है उसको इस रूप में दिखा दो, तो हम उसको ही मानने को तैयार हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, सूरदास की भक्ति कैसी है? माधुर्य भाव की? नहीं है। हास्य भाव की? सख्य भाव की? इनमें से कोई नहीं। तो माधुर्य भाव की ये नोट कर लीजिए, हो सकता है इस बार आपकी आ जाए। तो मीराबाई की है। हास्य भाव की नहीं है। सख्य भाव की इनकी भक्ति है सूरदास जी की, ठीक है। और सख्य भाव क्या है? सखी भाव की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामचरितमानस कितने कांडों के मतलब कितने कांड हैं इसमें? 3, 5, 7 या फिर 8? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं और इनकी सीक्वेंस भी आपको याद होनी चाहिए 7 कांड की, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? कृष्ण गीतावली, रामचंद्रिका, रामायण, जय हनुमान। तुलसीदास जी से प्रश्न बना है, लेकिन रचना से जीवनी में आपको सब कुछ मिलेगा इनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है। कृष्ण गीतावली है, रामचंद्र केशव की है, ठीक है। रामायण का आपको पता ही है। जय हनुमान बताइए किसकी है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। काव्य के स्वरूप की दृष्टि से रामचरितमानस है क्या? महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य? तो जो रामचरितमानस है वह महाकाव्य है। और महाकाव्य किसका भेद, महाकाव्य के कितने वो हैं बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। सुनहु मधुप निर्भय कंटक ते राजपथ क्यों रूंधो में मधुप किसके लिए कहा गया है? यहाँ पर जो मधुप शब्द आया है वह किसके लिए है? भ्रमर के लिए है, कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए या फिर यशोदा के लिए? तो वैसे तो मधु भ्रमर होता है, लेकिन यहाँ उद्धव के लिए संबोधित किया गया है। 40 का आपका ये आंसर है। अब रह गए हैं आपके 10 प्रश्न। मुझे लगता है सभी को प्रश्न पसंद आ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? भ्रमर गीत देखिए मैंने अभी आपको बताया था। तो श्रीमद् भागवत, नारद, शिव पुराण, हरिवंश पुराण आपको पता है किससे संबंधित है? श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण जी से संबंधित है, और भ्रमर गीत भी किससे संबंधित है? कृष्ण जी से संबंधित है। तो कौन सा आंसर जाएगा? तो ए ही जाएगा ना, शिव पुराण शिव जी से हो गया, हरिवंश पुराण है बताइए किससे है। अगला प्रश्न है, पुरते निकसी रघुबीर वधु धरी धीर दये मग में डग द्वे किस रचना की पंक्ति है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके सिलेबस में भी है ये वाली पंक्ति, बिल्कुल एज इट पंक्ति आपके सिलेबस से उठाकर यहाँ दे दी गई हैं। कवितावली की है, कृष्ण गीतावली की है, विनय पत्रिका की है, रामचरितमानस की है। अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छे से रीड किया है तो इसका आंसर आप बिल्कुल एकदम सही बताएंगे। 42 का हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला प्रश्न, बिहारी सतसई में संकलित दोहे को अनुमानित संख्या है? बिहारी से आपका प्रश्न बन चुका है। 219, 319, 419 या फिर 719? तो बिहारी सतसई में जो दोहे हैं वह 719 हैं। अगला प्रश्न है, और राव राजा एक मन में लाओ अब जाहू को सराहो के सराहो छत्रसाल को। काव्य पंक्ति किसकी है? अभी मैंने कहा था अभी कि भूषण से आपका प्रश्न नहीं बना है, बन चुका है। देव की, केशवदास की, बिहारी लाल की और भूषण की, ये भूषण जी की हैं छत्रसाल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीकृत विनय पत्रिका में किस रस की प्रधानता है? किस रस की प्रधानता है? वीर रस की, शांत रस की, अद्भुत रस की या फिर करुण रस की? तो विनय पत्रिका जो संबंधित है वह शांत रस से है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 46 अब लास्ट चल रहे हैं आपके प्रश्न, आनंद आया होगा प्रश्नों में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी में कौन सा रस की प्रधानता है? रस आ रहा है ना प्रश्नों में, चलिए रस लेते रहिए, आंसर देते रहिए। 46 का आंसर क्या होगा? ए वीर रस। देखिए अलग ही पता चल रहा है, वीर रंग में रंग, ठीक है, तो वीर रस हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहारी लाल का जन्म किस स्थान पर हुआ? देखा जीवनी से बन चुका है ना प्रश्न, मैंने कहा था जीवनी जरूर पढ़ना। भोपाल में, ग्वालियर में, छिंदवाड़ा में या फिर सागर में? तो उनका जन्म जो हुआ था ग्वालियर में। कहाँ है ग्वालियर? एमपी में, ये एमपी के थे बिहारी लाल। तो भोपाल, छिंदवाड़ा, सागर सब
मध्य प्रदेश में है ये। कबीरदास की मृत्यु किस स्थान पर हुई? गोरखपुर, मगहर, काशी, सारनाथ। तो उनकी मृत्यु हुई थी मगहर। अब मृत्यु पूछी है, हो सकता है इस बार आपसे जन्म पूछ ले, कहाँ हुआ था, जरूर याद कीजिए जन्म कहाँ हुआ था, कौन से सन में हुआ था और कौन से स्थान पर हुआ था, वह भी याद कीजिए। सूरदास जी का भी याद कीजिए, जितने भी कवि हैं उनके बारे में जरूर याद कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहारी सस्से की भाषा है, कैसी है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है। अब बिहारी जो हैं किस भाषा में लिख सकते हैं? बिल्कुल गैस करिए। अवधी में लिखेंगे या फिर ब्रजभाषा में या खड़ी बोली में या फिर हरियाणवी में? 49 का आपका हो जाएगा ब्रजभाषा में बिहारी सस्सई। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों में से किसने पहल हास्य विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावनाओं को प्रमुखता प्रदान की? तो आपको बता दें जो आपके सिलेबस में भूषण हैं वो रीतिकाल के जो हैं वीर रस के कवि माने जाते हैं, उन्होंने ही यहाँ पर शुरुआत की थी। बाकी जो रीतिकाल में जो लिखा गया था वह हास्य विलास से संबंधित लिखा गया था, वहाँ पर राष्ट्रीय भावना से संबंधित रचनाएं नहीं थी, तो वो भूषण जी ने ही शुरू की थी। ये प्रश्न इस तरह से बन सकता है आपके कि रीतिकाल का वीर रस का कवि कौन सा है? तो ऐसे भी बन सकता है। प्रश्न घूम जाते हैं, आंसर सेम वही खड़े रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होता है। राष्ट्रीय भावना, रीतिकाल, कवि, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना होता है छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर। तो प्रश्न आपको पसंद आए, लास्ट ईयर के आपके प्रश्न बिल्कुल सॉल्व कर दिए गए हैं। पसंद आए हैं तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, ठोक दीजिए लाइक एंड शेयर। और अभी तक लाल बटन को नहीं दबाया है तो दबाकर जाना और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही बीए फर्स्ट ईयर के बहुत स्टूडेंट हैं एसबीएसयू से, जिनको इसका इंतज़ार हो सकता है कि कहीं से हमें लास्ट ईयर का पेपर मिल जाए, तो शेयर करेंगे तो उन तक ये पहुँचेगा। और आपका जो है कमेंट बॉक्स से मुझे इंतज़ार रहेगा। हिंदी मिरर के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए।